हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, तो उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक्स को पढ़ा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, हमने पढ़ा था कि एयर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने देखा है हमारे आसपास एयर जो है हमेशा मौजूद होती है। क्यों, कैसे? चलिए, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एयर जो है वो मैटर है। वो क्यों, एयर मैटर क्यों है? चलिए, तो एयर बच्चों, जैसे एक एयर की एक लाइन है, ये आपने हर जगह देखी होगी कि एयर इज एवरीवेयर, कि एयर जो है, वायु जो है वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज, हमने एयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एयर को मैटर कहा जाता है। क्यों एयर को मैटर कहा जाता है? क्योंकि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और दूसरी चीज उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, इसीलिए हम एयर को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक, फिर हमने एयर की काफी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और एक्सपेरिमेंट से भी इन्हें समझा था। प्रॉपर्टीज को क्या क्या, कि एयर हमें बर्निंग के लिए चाहिए होती है, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात कहें तो एयर क्या करती है, बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है। दूसरी चीज, एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर का वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और स्मेललेस ये होती है। क्लियर। फिर हम पढ़ रहे थे कि हवा हर जगह होती है। चलती हवा को पवन कहा जाता है। फिर हम इसके पढ़ रहे थे कि इसका कंपोजिशन क्या है, संरचना क्या है, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है एयर में। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी का 1% क्या है, अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ साथ डस्ट है, स्मोक है। ठीक है, और वाटर वेपर भी है। तो वायु की संरचना भी हमने देख ली थी। फिर हर एक गैस की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं और स्मोक की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए अब एक और चीज, जो भी हमने अभी तक कंस्टिट्यूएंट पढ़े हैं एयर के, उन्हें एक बार हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो एयर है। ठीक है, इसमें एयर इज प्राइमरली कंपोज ऑफ टू मेजर गैसेस। अब इसमें प्राइमरली दो मेन गैस है। ठीक है, एयर में। अब वो दो मेन गैस कौन कौन सी है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, है ना, वही तो मेन गैसेस होंगी। तो वो होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78% और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 21%। तो टुगेदर दे मेक अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास लगभग जितनी भी एयर है वो सारी की सारी ज्यादातर क्या है, वो ज्यादातर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ही होगी। क्लियर इतना? चलिए, टू रिमेनिंग द रिमेनिंग पोर्शन comprise various other gases, water vapor, tiny particles, this mixture of gases, water vapor। देखो, तो जैसे कि हमने कंपोजिशन की अभी बात की कि 78% कि 78% तो नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा बाकी का जो 1% है उसमें क्या है, उसमें है अदर गैसेस, वाटर वेपर और टाइनी पार्टिकल्स। अभी टाइनी पार्टिकल डस्ट के, स्मोक के, जल वाष्प के। क्लियर? चलिए, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकल मेक अस द एयर वी ब्रीथ and its composition can differ slightly depending on geographical region and environmental factors। और ये जो एयर का ये जो मिक्सचर है,
जिसमें हम कह रहे हैं कि वाटर वेपर है, ये पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग एरियाज का अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। हो सकता है कहीं पर स्मोक ज्यादा हो तो वहां पर स्मोक का कंपोजिशन भी ऐड हो जाता है। हो सकता है कहीं पर साफ हवा हम कहते हैं ना, यानी कि स्मोक नहीं हो, तो वहां पर कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए अब एक एक करके जो ये कंपोजिशन है इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन। कितना है? 78% इन द एयर। ये एसेंशियल रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में। ये क्या करता है? प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं, माइक्रोबियल प्रोसेस दैट कन्वर्ट इट इनटू अनस्टेबल फॉर्म्स, जो इनको अनस्टेबल फॉर्म में बना देता है। सिंपल, वैसे तो हमने सारे ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पहले ही। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस कर रहे थे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो कैसे बना हुआ है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, तो इसको ही आगे हम आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं एक्सहेल, ठीक है। और हम ह्यूमंस के साथ साथ जो अदर एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं ना, इस तरीके से ब्रीथ करेंगे तो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, इस तरीके से एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे। तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, ये सभी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, इस सिंपल सी प्रोसेस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन का जो संतुलन है, ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बना हुआ है। क्योंकि कैसे बना हुआ है? देखो, अगर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कई जगहों से निकल रही है। एक तो जो हम ह्यूमंस, अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एक्सहेल कर रहे हैं, वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल ही रही है। इसके अलावा हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स को जलाते हैं, उन फ्यूल्स को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फिर देते हैं ऑक्सीजन। तो ज्यादा प्लांट्स होंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर एक्सहेल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हमें ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्लांट्स का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए, और अगर प्लांट्स कम हो गए तो, अगर प्लांट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लियर? चलिए, इट इज वेल नोन दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। तो ये हमें अच्छे से पता है कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं जैसे कि हम हैं और एनिमल्स हैं, वो बिना प्लांट्स के सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हम और जो अदर एनिमल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। The complementary respiration process in animals and photosynthesis in plants maintain the oxygen balance in the atmosphere। और ये जो complementary respiration की process है, जो कि हमने यहाँ पर देखी कि प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, वैसे ह्यूमंस, एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है और मेंटेन है,
ठीक है, चलिए तो इतना आप समझ गए हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, अपना भोजन कैसे बनाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में तो बनाते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी जो अर्थ है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसे ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन है। ठीक है, प्लांट्स की वजह से है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें बताना है, यहाँ पर पढ़ना है हमें कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है वाटर में भी और सॉइल में भी। कैसे, इसे देखेंगे। चलिए, एनिमल्स इन वाटर एंड सॉइल कैन ब्रीथ बिकॉज। अब क्या आपको लगता है कि पानी में और मिट्टी में भी ऑक्सीजन होती है? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, लेकिन पानी में जो जल है और जो मृदा है, मिट्टी है, क्या इनमें भी ऑक्सीजन होती है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर, क्या इनमें भी ऑक्सीजन है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना, कि ऑक्सीजन है इनमें या नहीं है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक और चीज सोचिए कि जल में भी तो कई सारे जो प्राणी हैं वो जल में रहते हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, समुद्र में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, तो कैसे वो सरवाइव करते हैं? यानी कि जल में पक्का ऑक्सीजन होती होगी, जिस वजह से जो फिशेज है, जल में रहने वाले जो प्लांट्स है जिनको हम वाटर प्लांट्स कहते हैं, वो पानी में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो कैसे कर पा रहे होंगे? जल की वजह से कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज, अगर हम बात करें मिट्टी की, चलिए मान लेते हैं जल में ऑक्सीजन है, लेकिन मिट्टी की बात करें अगर हम, तो मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन है क्या? मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है क्या? तो आपने कई सारे ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स देखे होंगे जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये मिट्टी के अंदर रहते हैं तो सांस लेने के लिए क्या बार बार बाहर आएंगे, मिट्टी से ऊपर आते होंगे, फिर सांस लेकर के वापस जाते होंगे? क्या ऐसा होता होगा? नहीं, मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, अब ये जो पोर्स होते हैं इनमें भरी हुई होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहाँ जो भी रेप्टाइल्स या एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिजम्स वहां पर रहते हैं मिट्टी में, वो उसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो आपने बारिश के समय में देखा होगा कि जमीन के अंदर रहने वाले जो केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो पानी से बाहर आ जाते, जमीन से बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर हमें दिखते हैं या हमारे घरों पर हमें दिखते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं। और समय कभी भी नहीं दिखेंगे, होते हैं ना रेड कलर के, इस तरीके से रेड कलर के अर्थवॉर्म्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये फार्मर के फ्रेंड भी होते हैं। अब इन्हें फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है, इसको तो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी वर्षा होती है, ठीक है, या हैवी रेन यानी कि भारी वर्षा जब भी होती है, तो इस तरीके से ये जो अर्थ वॉर्म होते हैं ये धरती के ऊपर कैसे आ जाते हैं, उस समय क्यों आते हैं? तो देखो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि मिट्टी में जो है पोर्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये सारे रेप्टाइल्स या ये सारे ऑर्गेनिज्म है उसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और सरवाइव करते हैं वहां पर। लेकिन जब हैवी रेन होती है तो जमीन के ये जो पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर के, इन पोर्स में भर जाता है पानी। अब होती है वहां पर ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि पोर्स में तो पानी भर गया है ना, ऑक्सीजन वहां पर है नहीं। तो ये जो केचुए हैं, ये अर्थवॉर्म है, ये जो भी अदर रेप्टाइल्स भी आपने देखे होंगे, रेप्टाइल्स भी नहीं, अदर ऑर्गेनिज्म भी आपने देखे होंगे, वो सब आ जाते हैं मिट्टी के बाहर सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और जैसे ही बारिश का सीजन बंद होता है, बारिश खत्म होती है, फिर से वो सब वापस मिट्टी में चले जाते हैं। क्लियर इतना? चलिए, तो एनिमल्स इन वाटर एंड सॉइल कैन ब्रीथ बिकॉज एयर इज डिजॉल्व इन बोथ। तो पानी में और मिट्टी में भी एयर जो है वो घुली हुई होती है, डिजॉल्व होती है। एयर अलाउज एक्वेटिक एनिमल टू रेस्पायर इन वाटर विच वी ऑब्जर्व एज बबल्स व्हेन हीटिंग वाटर। तो जब भी हम वाटर को हीट करते हैं, जैसे
आपने देखा है। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, इस तरीके से एक कंटेनर लेना है, बर्तन लेना है और उसमें डालना है पानी और उसको हीट करना है गैस के ऊपर। आप क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। तो जब आप पानी को हीट करते हो तो आप क्या देखते हो, जब पानी गर्म होने लगता है तो उसमें छोटे छोटे बबल्स आते हैं, है ना, नीचे से बबल्स आना शुरू होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना पानी गर्म होने लगता है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होने लगता है तो पानी में बबल्स हमें दिखते हैं, बुलबुले दिखते हैं। तो बुलबुले किस चीज के होते हैं, वो बुलबुले होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, जो ये शो करता है कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। इसीलिए तो वहां रह रहे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो वहां पर रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से, जैसे पानी को हीट करने से ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है ना उसमें। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, बबल के साथ, पानी के साथ इवेपोरेट हो जाती है। तो कोल्ड वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी हॉट वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, इन सॉइल एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन पार्टिकल्स एंड एडिंग वाटर टू सॉइल शो बबल्स एज एयर इज डिस्प्लेस्ड। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा कंटेनर लेना है। अब आप इस कंटेनर को जो है ट्रांसपेरेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आप इसमें डाल दीजिएगा मिट्टी का एक बड़ा सा टुकड़ा, या आप पूरा इसको मिट्टी से फिल कर सकते हैं। अब आप जब इसमें पानी डालोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि पानी जो है धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाएगा और वहां से आपको बबल्स भी दिखाई देंगे। तो वो बबल्स किसके हैं, वो बबल्स भी ऑक्सीजन के हैं, जो ये दिखाता है कि वाटर, जो मिट्टी है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हवा ट्रैप्ड होती है, फंसी हुई होती है ऑक्सीजन। ठीक, चलिए, burrowing animals use this air to breathe, and after heavy rain earthworm come to the earth surface when their air pathways are blocked by water। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पाथवेज होते हैं, या हम कहें छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनमें एयर जो है वो फंसी हुई होती है। ठीक है, तो जब बारिश का सीजन होता है, जब बारिश होती है तो ये जो पाथवेज हैं ये पूरे क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं पानी से। जब पानी से ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो जो अर्थ वॉर्म्स हैं उनको ऊपर आना पड़ता है अर्थ के सरफेस पर, ताकि वो सांस ले सके और आगे सरवाइव कर सके। क्लियर है इतना? चलिए, अब आपको ये नोट कर लेना है कि ऑक्सीजन कैसे वाटर में भी और सॉइल में भी अवेलेबल होती है, और कैसे जो वहां रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है कैसे सरवाइव करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? चलिए, नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है वाटर में और सॉइल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में कैसे बैलेंस बनाए रखती है। तो जो हमने अभी देखा कि जैसे ये यहाँ पर आपको प्लांट दिख रहा है, तो ये प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल कर रहा है। चलो, तो ये प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहा है। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और यहाँ से यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, क्लियर इतना? तो इसकी वजह से ये जो है हमारी अर्थ पर बैलेंस बना हुआ होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक की मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो डगमगा जाएगा, बैलेंस संतुलित यानी कि वो नहीं रहेगा। ठीक है इतना? चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर क्या है, इसे हम समझेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो एयर इज द इनविजिबल गैसियस मीडियम सराउंडिंग अस। अब एयर क्या है, एक मीडियम तो है लेकिन कैसा है, इनविजिबल है ना, देख नहीं सकते हम एयर को, ट्रांसपेरेंट ये होती है।
प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब एयर क्या है, इनविजिबल गैसियस मीडियम है और इसमें होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितना ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। चलिए क्लियर, हमने देख लिया एयर जो है उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इट इनेबल्स एसेंशियल प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन। ये क्या करती है, एसेंशियल प्रोसेस में यूजफुल है, जैसे कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। एयर इज ट्रांसपेरेंट। अब एयर की अगर कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट है यानी कि दिखाई नहीं दे सकती, है ना। दूसरा ये कलरलेस है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है बच्चों कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो अभी हमारे आर पार हवा है, यानी कि आपके और मेरे बीच में ये जो एक बीच में क्या है, वहां यहाँ पर भी हवा है, लेकिन फिर भी आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं कि हवा कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये कैसी है, ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अगर हवा जो है वो ट्रांसल्यूशेंट होती तो इसके आर पार हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। वहीं हवा अगर ओपेक होती तो इसके आर पार तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ठीक। तो अब हमें पता है हवा जो है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक। अगला है ये कलरलेस है, यानी कि रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है। अगला स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड सराउंड अस, और हमारे चारों ओर ये रहती है, ठीक है। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और ये जो मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पर एक क्या है, एक लेयर है, उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो क्या है, एक पतले कंबल की तरह है। पतले कंबल की तरह इसने पूरे अर्थ को अपने में क्या किया हुआ है, अपने चारों ओर ओढ़ा हुआ है, एक पतले कंबल की तरह, ठीक है, एयर ने अर्थ को, ठीक है। चलिए, तो जैसे जब हमें सर्दी लगती है तो हम कैसे पूरा जैकेट या ब्लैंकेट पूरा ओढ़ लेते हैं ना, कि कोई और एयर हवा कहीं से हमारे अंदर ना आ पाए, जिससे हमें ठंडा ना लगे। वैसे ही जो हमारी अर्थ है उसने भी एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है, किसकी, एयर की एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू, अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमने कहा एक पतली लेयर है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड हो रखा है, यानी कि 5 भागों में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर। अब ये जो 5 भाग है ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, विच चेंज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे ये लेयर भी जो है चेंज होती रहती है। द एयर बिकम थिनर, द 5 लेयर आर, अच्छा ये 5 लेयर कौन कौन सी ये हम देखते हैं। तो जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो एयर है वो कैसी होती जाती है, वो पतली होती जाती है, थिन होती जाती है। क्लियर है इतना। जैसे अभी हमने बात की, मान लेते ये हमारा अर्थ है और अर्थ के बाहर से क्या है, एक लेयर होती है एयर की, ठीक है। अब ये जो एयर की लेयर है ये, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, मान लेते हैं ये एयर की लेयर। अब ये जो एयर की लेयर है ये भी 5 भागों में बटी हुई है। कैसे, एक ये वाली, फिर दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, फिर पांचवी ये वाली। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और लेयर भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये 5 लेयर कौन कौन सी है इसको हम आगे देखेंगे, उससे पहले आपको पहले ये नोट कर लेना है। चलिए बच्चों, तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है इसको डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।